गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मध्यकालीन इतिहास, मिडवल हिस्ट्री, और इसका भाग 1 होगा। ये मिडवल हिस्ट्री जो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे, ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगी लगभग हमारी। तो आज ये जीके की हमारी सीरीज नंबर 55 और भाग नंबर 1 होगा, मिडवल हिस्ट्री का भाग 1। तो इस पर लगभग 2 वीडियो बनेंगे। आज हम मध्यकालीन इतिहास शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखना, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत। 2 ही वंश हुए मिडवल हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो, एक तो दिल्ली सल्तनत और एक मुग़ल वंश हम पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में भी फिर 5 वंश हुए हैं। कौन कौन से? एक तो गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश, ये पहला हुआ है। दूसरा कौन सा हुआ है? फिर खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश, और नंबर 4 सैयद वंश, और 5th वन हो जाएगा इसमें 5वां लोदी वंश। इन वंशों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। देखना, जो आज की वीडियो होगी ये गुलाम वंश और खिलजी वंश पर आधारित होगी। गुलाम वंश और खिलजी वंश, इसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, ये पढ़ेंगे। कल की वीडियो में जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें तुगलक वंश और सैयद वंश हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो देखना, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश कौन कौन से हुए हैं और इनका क्या कार्यकाल रहा है। तो दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश। पहला हुआ है मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश। ये 1206 से और 1290 तक इसका शासनकाल रहेगा। दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश थर्ड पर 1320 से 1414 तक। और नंबर 4 सैयद वंश 1414 टू 1451। और नंबर 5th आ जाएगा लोदी डायनेस्टी या लोदी वंश 1451 से 1526 तक। तो इसमें ये क्रम भी पूछ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम बताइए कि कौन सा किसके बाद में शासन किया है। तो इसका ये क्रम भी रहेगा, हमने क्रमवार लिखे हैं सब। तो आगे बढ़ते हैं। देखना, मामलुक या गुलाम वंश जिसका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहेगा। इसमें कौन कौन से वंश हुए? अब इसमें भी छोटे उपवंश हुए हैं, उपवंश है ना, छोटे छोटे वंश। कौन कौन से? मामलुक वंश में एक तो कुतुबी वंश हुआ है, नंबर 2 शमसी वंश जिसमें हम इल्तुतमिश पढ़ेंगे, और तीसरा हुआ है बलबनी वंश जिसमें बलबन के बारे में पढ़ा जाएगा। तो शुरू करते हैं कुतुबी वंश, यानी कि गुलाम वंश के कौन से? सबसे पहले कुतुबी वंश जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबी वंश में कौन कौन शासक हुए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहले नंबर पर कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे हुए फिर आराम शाह। तो अब इनके बारे में इनके विस्तार से जानें कि कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या क्या विशेषताएं थी, इन्होंने क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं या क्या क्या इनकी नीतियां थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल क्या रहेगा? 1206 से 1210 तक। इसमें है कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, है ना, गुलाम वंश यानी कि एक खरीदा दास था, तो दास को खरीदा गया था, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। और वह मूल रूप से तुर्क था, है ना, तुर्कमेनिस्तान के निवासी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू किया था, है ना। बाकी ये कुतुब मीनार थी, इसे फिर इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरी थी। तो इसके बारे में खैर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखना, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी। हालांकि एक ब्राह्मण संप्रदाय ने दान दिया था, क्योंकि जो पहली मस्जिद बनी थी न्यू खोदकर, वो तो जमायत खाना मस्जिद बनी थी। तो क्या बना? एक तो कुतुब मीनार बनाया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और 2.5 दिन का एक झोपड़ा, एक मस्जिद और बनी थी अजमेर में। तो ये कुतुब मीनार दिखाया गया। कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? 5 मंजिल। पहली मंजिल, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो इसने एक ही मंजिल पूरी करवाई थी, तब ये चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। उसके बाद में इसके दामाद तथा इसके भतीजे ने, इल्तुतमिश ने, इस मंजिल को पूरा करवाया था। तो आगे देखते हैं और क्या क्या विशेषता। ऊंचाई कितनी है इसकी? 73 मीटर्स, है ना, 73 मीटर। और व्यास, जो बेस का व्यास दिया गया है, ये लगभग 14.5 मीटर का, यानी कि 14.3 मीटर का कहेंगे। तो इसमें 5 मंजिलें थी। पहले एक बनी, फिर इल्तुतमिश ने 3 बनवाई। इसमें टोटल कितनी हुई? 4। लेकिन इसमें एक इमारत इसके बिजली ध्वस्त गिरने से हुई, तो अब कितनी बची? फिर 3। फिरोज शाह तुगलक ने 2 और बनवाई थी। वर्तमान में कितनी? 5 मंजिल बना हुआ है।
ये तो किसने बनवाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 3 किसने बनवाई, इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इस पर बिजली गिरी थी और उसकी जगह 2 बनवाई थी फिर फिरोज शाह तुगलक ने। ऊपर की जो टॉप फ्लोर है 5वीं मंजिल, ये संगमरमर से बनी हुई है, मार्बल से बनी हुई है। उसके बाद कोई प्राकृतिक बिजली इस पर नहीं गिरी। तो क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें, 5 मंजिलें हैं। वो किसकी स्मृति में बनवाया था, चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने एक चिश्ती संप्रदाय के जो सूफी थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनको मानते थे, तो उनकी स्मृति में इसका निर्माण किया गया था। वैसे और भी है, जब हम स्थापत्य कला पढ़ेंगे तब विस्तार से इसके बारे में और जानकारी आपको देंगे। आगे देखिएगा, कुल कितनी मंजिलें इसमें, फ्लोर यानी कि 5 है ना, 5 मंजिला है। आगे देखते हैं। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तुर्क में क्या मानते हैं, चंद्रमा का देवता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये अर्थ निकलता है। अच्छा, बचपन में उसे एक व्यापारी के हाथों बेच दिया गया था जो उसे गजनी ले आया था। गजनी एक शहर का नाम पड़ेगा, अफगानिस्तान में गजनी है, जहां उसे मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया था। मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया फिर उसको यहाँ का सुल्तान बनाया गया था, हालांकि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अगला बिंदु इसमें, गोरी ने उनके समस्त प्रशासनिक गुणों से प्रभावित होकर उसे अमीर आखुर एक पद हुआ करता था, अस्तबलों का प्रधान यानी कि घुड़सवारी का प्रधान, ये एक पद दिया था। इस पद पर नियुक्त थी और ये पद बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था, ये पद अमीर आखुर का। आगे है, 1192 ईस्वी में ऐबक ने तराइन के युद्ध में कुशलतापूर्वक भाग लिया। तराइन का युद्ध है ना, जो गोरी का और यहाँ पर जो भारत के शासकों के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो तराइन के दूसरे युद्ध में, द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने ऐबक को भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला बिंदु है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर पर शासन करने का निमंत्रण दिया गया। तो लाहौर पर उसने शासन किया था और अपनी राजधानी भी बनाई थी। ऐबक ने अपने को मलिक या सिपह सालार कहा था, इसकी उपाधि दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश है ना, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ये ऐबक ने नहीं धारण की थी। आगे, ऐबक को 2008 में दास्ता से मुक्ति मिली थी, क्योंकि ये दास था यानी कि गुलाम था, इसलिए गुलाम वंश इसके डायनेस्टी का नाम पड़ा था। आगे देखते हैं और विशेषताएं। ऐबक को अपनी उदारता और दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श भी कहा गया है, क्योंकि ये लाखों का दान किया करता, लाखों की दानी के कारण, अर्थात लाखों का दान करने वाला है ना, ये खैरात किया करता था, बहुत दान करता था। इतिहासकार मिनहाजुस सिराज, नाम क्या है, मिनहाजुस सिराज ने उनकी दानशीलता के कारण हातिम द्वितीय भी कहा है। हातिम का मतलब क्या होता है, जो दान देने वाला होता है या दूसरों की मदद करने वाला। ऐबक को कुरान खां भी कहा गया है, क्योंकि कुरान की प्रतियां लिखते थे। आगे, हसन निजामी ने ताजुल मासीर पुस्तक लिखी है। ताजुल मासीर से किसका इतिहास हमें मिलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। आगे देखते हैं, ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था, है ना। देखना, ये इस्लामिक शैली पर नहीं बनी थी, कहीं कहीं पर बुक में लिखा है कि कुव्वतुल इस्लाम इस्लामिक शैली पर बनने वाली प्रथम मस्जिद थी, जबकि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत में बनने वाली पहली तो थी, लेकिन ये इस्लामिक कल्चर पर नहीं बनी थी, नींव खोद कर नहीं बनाया गया था इसको। ये दिल्ली के मेहरौली में बनी हुई है और 2.5 दिन का झोपड़ा का है, अजमेर में बनी हुई है। आगे, अपने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कौन थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसकी स्मृति में हुआ था। देखना, 3 मोनूमेंट बनाई, 3 इमारतें बनवाई, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। आगे, ऐसा कहा जाता है कि ऐबक के शासनकाल में बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। ये कूट भाषा में लिखा गया है, यानी कि ये दानशीलता और एक उसमें यानी कि लूटपाट नहीं होती थी, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा इसके बारे में। आगे देखते हैं, मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु 1210 में चौगान खेलते हुए, अपने शासनकाल के 4 वर्ष बाद, है ना। चौगान खेलते हुए, चौगान होता है पोलो, जो पोलो का गेम होगा, पोलो गेम खेलते हुए घोड़े से गिरकर डेथ हुई थी, तो ये पोलो का इसमें इमेज दिखाई गई है। लाहौर में चौगान खेलते हुए या तो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने से ऐबक की मृत्यु हुई थी। आगे, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है, लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में ही डेथ हुई थी और लाहौर को ही राजधानी बनाया था, है ना। दिल्ली को तो राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था, बाद में फिर चेंज करके। अब पढ़ते हैं अगला शासक इल्तुतमिश, ये किसका था, इलबरी वंश का, है ना। यह एक इलबरी तुर्क था। अच्छा,
खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने उसे अमीरुल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। अमीरुल उमरा यानी कि एक जो नोबेल्स दरबार में हुआ करते थे, ये उपाधि मिली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। ये भी क्वेश्चन आया है, बदायूं का सूबेदार, चूंकि ये दामाद भी था, है ना, ये दामाद था, चूंकि अगला उत्तराधिकारी तो यही बनना था। इसने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था जिसको तुर्कान चहलगामी नाम दिया गया, या इस संगठन को चारगान नाम दिया गया था। चारगान या तुर्कान चहलगामी, इसमें 40 व्यक्ति हुआ करते थे, जैसे हमने पिछली वीडियो में नवरत्न के बारे में उसमें चर्चा की थी। इल्तुतमिश के समय में ही अवध में पीर्थू का विद्रोह हुआ था। पीर्थू का विद्रोह, ये क्वेश्चन आता है कि पीर्थू का विद्रोह किसके समय में हुआ था? अवध में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, ये इल्तुतमिश के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश को अपने दो प्रबल प्रतिद्वंदी एल्दोज और नासिरुद्दीन कुबाचा नाम है, से संघर्ष करना पड़ा था। क्वेश्चन है कि एल्दोज का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था और नासिरुद्दीन कुबाचा का, ये इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। दूसरा बिंदु है, कुबाचा ने सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या की थी जब हरा दिया था इसको। अगला बिंदु है इसमें नेक्स्ट, इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। अरबी सिक्के, है ना, तो कई प्रकार के सिक्के चले थे। अपने सिक्कों पर कुछ गौरवपूर्ण शब्दों को अंकित करवाए, जैसे शक्तिशाली सुल्तान या साम्राज्य धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठों के नायकों का सहायक, ये उसने अपने सिक्कों पर लिखवाया था। एक तो शक्तिशाली सुल्तान, और एक ये तुर्की भाषा में हालांकि लिखे हुए थे, तो हिंदी में फिर कन्वर्ट किया गया, और एक लिखवाया था साम्राज्य और धर्म का सूर्य, ये उसके सिक्कों पर लिखे हुए थे। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम ये शासक बना था। नेक्स्ट बिंदु है, दो महत्वपूर्ण सिक्के कौन से? चांदी का टंका, है ना, और एक ये 175 ग्रेन का होता था, और तांबे का जीतल, एक जीतल सिक्का था, किसका? तांबे का बना हुआ होता था। तांबे का जीतल और चांदी का टंका, ये 125 ग्रेन का था। ग्रेन का मतलब वो वजन में तोलते थे उसे। नेक्स्ट बिंदु दिया है, इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा शुरू की थी। टकसाल का यानी कि मिंट का नाम भी लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया था। इक्ता प्रणाली यानी कि भूमि का टुकड़ा, वो जागीरदार जैसे दिया करते थे सैनिकों को, वो भूमि के टुकड़े दे दिया करते थे, उससे जो टैक्स वसूलते थे वो सैनिक खुद ही अपने पास रखते थे। और राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु। इल्तुतमिश की मृत्यु कहाँ पर? बयाना पर आक्रमण करने जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हुआ था और अंततः 1236 में उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन उसने मरते हुए अपनी बेटी रजिया सुल्तान के नाम एक वसीयत की थी कि मेरी अगली उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान मेरी पुत्री बनेगी। और ये इस्लामिक कल्चर में पहली बार ऐसा हुआ था कि विश्व की प्रथम शासिका रजिया सुल्तान बनी। क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्ताना कैसे वस्त्र धारण करके आती थी? लॉन्ग कोट और टोपी पहनती थी। टोपी को कुबा और कुल्हा, है ना, और एक लॉन्ग प्रिंस कोट हुआ करता था। तो इसकी पोशाक के बारे में आगे, रजिया सुल्तान विश्व की पहली महिला शासिका बनी थी, ये क्वेश्चन भी आता है। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु पर सैया पर अपनी पुत्री रजिया का नाम उत्तराधिकारी नियुक्त किया था कि मेरी उत्तराधिकारी मेरी पुत्री बनेगी। इल्तुतमिश के इस फैसले से उसके दरबार में सरदार अप्रसन्न हुए थे। जो नोबेल्स थे दरबारी, वो असंतुष्ट थे इस फैसले से। अल्तुनिया से रजिया सुल्ताना ने विवाह किया था। अल्तुनिया, है ना, ये एक सरदार हुआ था, तो दरबार में रहता था, वैसे फिर दोनों को मार दिया था। मिनहाजुस सिराज ने लिखा है कि वह मेहनती, साम्राज्य चतुर, न्याय और दानशील, न्याय वितरण करने वाली, युद्ध कला में प्रवीण और राजाओं के सभी आवश्यक प्रशासनिक विश्लेषणों, है ना, के गुण से संपन्न थी। इसमें सभी गुण पाए जाते थे, तो दरबार ऐसे ही चलाती थी। क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि न्याय की भीख किसने मांगी थी? ये न्याय पाने के लिए दिल्ली की जो मस्जिद थी उसमें लाल वस्त्र धारण करके गई थी, रेड उसमें ड्रेस पहनकर, लाल पोशाक पहनकर, क्योंकि ये नियम था कि जो भी लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद में आएगा उसे यानी कि न्याय चाहिए। तो दिल्ली वासियों ने अगला उत्तराधिकारी इसको बनाया था। आगे बहमनी वंश, अब दूसरा वंश है ना। हम ये इम्पोर्टेंट वो कर रहे हैं जो राजा हैं, वैसे सभी नहीं कर रहे हैं, उसकी तो अलग वीडियो फिर सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे। और दूसरी हम एक वेबसाइट भी अपनी डेवलप कर रहे हैं, उसमें लगे हुए, वहाँ भी आपको सब मटेरियल मिलेगा। अगला कौन सा आ जाएगा इसमें? बहमनी वंश, है ना, बहमनी वंश। ग्यासुद्दीन बलबन नाम था, इसके संस्थापक कौन थे? बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन। केकवाद और ये शमसुद्दीन क्यूमर्स इसके और उत्तराधिकारी बने हैं। तो बलबन ने क्या किया था? ग्यासुद्दीन बलबन ने एक तो चालीसा का ही अंत किया था, जो 40 सरदार थे उनका अंत किया गया था,
क्या था पहले? बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त कर दिया था, है ना। तुगरिल खां का विद्रोह भी इसके शासनकाल में हुआ था। बलबन ने अवध के सूबेदार अमीन खां को भेजा था, एक बंगाल में विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए, लेकिन वो असफल होकर लौटा था वहाँ से। उसका फिर इसने वध करवाया था। क्रोधित होकर बलबन ने उसकी हत्या करवा दी और उसका सिर अयोध्या के फाटक पर गेट पर लटकवा दिया था, है ना, ताकि उनको ये पता चले कि यहाँ पर जो असफल होते हैं तो उनको मार दिया जाता है। इसका खुद ये कहना था कि जब भी मैं किसी निम्न या गरीब या तुच्छ व्यक्ति को देखता हूँ, मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी गुस्से से या क्रोधित हो उठती है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है, राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष कोष है और समस्त मनुष्य जाति में उसका सम्मान कोई नहीं है ना, उसके समान नहीं है कोई, यानी कि राजा विशेष होता है। एक अनुग्रही राजा सदा ईश्वर के संरक्षण के छत्र से रहित रहता है। आगे, राजा को इस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए कि मुसलमान उसके प्रत्येक कार्य शब्द या क्रियाकलाप को मान्यता और प्रशंसा करें, है ना, उसके कार्यों की प्रशंसा। जब मैं किसी तुच्छ और परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो उठती है। ये किसके बारे में कहा गया? ये बलबन के बारे में सब कमेंट किए गए हैं। बलबन, है ना, जो शासक था। ये जो लास्ट वाला कमेंट है ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि गरीबों से नफरत कौन करता था या उनको कौन लाइक नहीं करता था। नेक्स्ट पॉइंट है खिलजी वंश। अब हम दूसरे वंश पर आए, खिलजी वंश। जैसे 5 वंश होंगे, कौन सा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, लोदी वंश। तो अब खिलजी वंश, खिलजी वंश में हम 2 ही शासक पढ़ेंगे, है ना, जलालुद्दीन और ये अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें शासक कौन कौन हुए हैं? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, शासनकाल 1290 से 1296 तक। फिर अलाउद्दीन खिलजी, सबसे प्रतापी शासक हुआ इसका। फिर शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, है ना। ये हिंदू से मुसलमान शासक बना हुआ एक शासक है जो 1320 में ही बना था, कुछ महीने के लिए। तो खिलजी वंश में हम क्या पढ़ेंगे? पहले फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, है ना, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी लगता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 तक है, खिलजी वंश का संस्थापक। एक तो इस संस्थापक। दूसरा, सिद्धि मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया था। सिद्धि मौला का एक विद्रोह हुआ था, चूँकि इसने भविष्यवाणी कुछ कर दी थी तो उसके ये सजा दी गई थी उसको, ऐसी है। अगला पॉइंट इसमें, सुल्तान बनते समय जलालुद्दीन की उम्र 70 वर्ष थी। ये सबसे अधिक आयु का शासक बना था। आगे इसमें, उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था, यानी कि अपने दरबार में उनको भी शामिल किया गया था। आगे पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है खिलजी वंश का शासक। देखना, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम गुरसफ था, है ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसने तख्त पर बैठने के बाद अमीर उल तुजुक का पद धारण किया था, अमीर तुजुक। आगे, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया था। लाल महल में राज्याभिषेक है जो बलबन ने बनवाया था अपने लिए। साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ देखना, अहमदाबाद के निकट बघेल राजा करण सिंह बघेला, जिसको कहते हैं राजकरण भी नाम था, अलाउद्दीन की सेना ने संघर्ष हुआ था, एक तो उसको जीत लिया था। जैसलमेर की इसने विजय की थी। एक इसने रणथंबोर यानी कि राजस्थान में इसमें विजय प्राप्त की थी। इसका साम्राज्य विस्तार है। जालोर के शासक कान्हन देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो और भी अन्य विशेषताएं, जैसे अलाउद्दीन की दक्षिण विजय क्या थी अलाउद्दीन खिलजी की, कि एक तो देवगिरी पर आक्रमण किया था, दक्षिणी पूर्वी तेलंगाना के काकतीय वंश को अपने में मिलाया था, है ना, द्वार समुद्र और होयसोल इनको अपने में मिलाया था, होयसल को भी। ये अलाउद्दीन ने दक्षिण में विजय प्राप्त की थी, ये उसके क्षेत्र विस्तार आ जाएंगे। प्रशासनिक सुधार क्या किए थे? मंत्रीगण, इसके दरबार में मंत्री कौन कौन होते थे? तो मंत्री के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक तो इसमें मंत्री थे दीवाने वजारत यानी कि मुख्यमंत्री को वजीर कहा जाता था, है ना, ये वजीर हुआ करते थे। एक था इसमें दीवाने आरिज या अर्ज। दीवाने आरिज क्या था? दीवाने मुमालिक, ये युद्ध मंत्री और सैन्य मंत्री थे। एक थे इसमें दीवाने इंसा, यह राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण मंत्रालय होता था, जिसका प्रधान दबीर कहलाता, दबीर खास, यानी कि विदेशों में भी जैसे संधियां हुआ करती थी उनका निपटारा करता था। आगे अगला है मंत्रालय का नाम दीवाने रसालत, यह मुख्य विदेश विभाग हुआ करता था। दीवाने रियासत आर्थिक मामलों से भी संबंधित था और व्यापार पर ये वर्ग पर नियंत्रण करता था, व्यापारी वर्ग पर। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन द्वारा स्थापित दो नए विभाग कौन कौन से? दीवाने मुस्तखराज और दीवाने रियासत। दीवाने रियासत तो मंडी पर नियंत्रण किया करता है, क्योंकि मंडी व्यवस्था इसने शुरू की थी। और एक दीवाने मुस्तखराज, ये क्या होता है? दीवाने मुस्तखराज ये व्यापारियों संबंधी था और अशुसेना से, और एक ये कृषि का ब्यौरा भी अपने पास रखता था, कृषि को मापने का। तो कृषि नापने का इसने एक अलग से रजिस्टर बनवाया था। एक मंडी की इसने व्यवस्था शुरू की थी। देखना, अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था के कुशल संचालन हेतु कुछ नए पद सर्जित किए थे। शहनाए मंडी, शहनाए मंडी यह बाजार का दरोगा होता था, जो इसकी निगरानी करता था, इंस्पेक्टर होता था। उसमें गेहूं, चावल, मिठाई, शक्कर ये सब बिकता था। कुछ घोड़ों का भी बाजार था, दासों का भी बाजार था, कपड़ों का भी बाजार था, ये अलग अलग थे। तो ज़्यादातर गेहूं के बारे में पूछा जाता है। शहनाए मंडी किससे संबंधित है? मंडी व्यवस्था से। मुहतसिब, मुहतसिब एक पदाधिकारी हुआ करते थे जनसाधारण के आचरण का रक्षक और मापतोल का निरीक्षण करने के लिए। एक तो मापतोल का निरीक्षण भी करते थे कि कोई व्यक्ति कहीं कम तो नहीं तोलता, तो इसके लिए ये कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। न्याय विभाग, न्याय विभाग में क्या था? सुल्तान के बाद सदर ए जहां या काजी उल कुजात होता था, जो न्याय विभाग देखता था। आगे, जिसके नीचे नायब काजी या अदल कार्य करते थे, ये इससे नीचे ओहदे पर हुआ करते थे, यानी कि कम, इनका छोटा पद था। इनकी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे। मुफ्ती क्या करते थे? धार्मिक शास्त्रों की व्याख्या करते थे। अमीर दाद नामक अधिकारी दरबार में ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को प्रस्तुत करता था, है ना, जो अमीर दाद यहाँ पर, जिस पर काजियों का नियंत्रण नहीं होता था, वो अमीर दाद था, जो प्रस्तुत करने वाले, यानी कि जो वहाँ आगंतुक आएंगे दरबार में। इसके दरबार में एक अमीर खुसरो भी रहता था। अमीर खुसरो ने ही अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी की उपाधि दी थी। सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, यानी कि सिकंदर के जैसा। सिकंदर के जैसा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो ने कुछ किताबें लिखी हैं और इसके दरबार का ये दरबारी लेखक या कवि भी था। अमीर खुसरो की किताबें कौन कौन सी देख रहे? जैसे एक तो किराना उस सादेन, किराना उस सादेन एक किताब लिखी गई थी। एक किताब थी मिफ्ता उल फतूह, मिफ्ता उल फतूह दरबार की गतिविधियों का उल्लेख। खजाउन अल फतूह, एक किताब का नाम क्या था? खजाउन अल फतूह। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ये सारी आपको एक साथ नहीं मिलेंगी कहीं पर। एक थी आशिकाना, आशिकाना नाम है पूरा, आशिकाना एक किताब का नाम था। एक थी नूर सिफिर, नूर है सिफिर पुस्तक का नाम था। आगे फिर तुगलकनामा। क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो की अंतिम पुस्तक कौन सी थी? तुगलकनामा। तो ये उनकी कुछ पुस्तकें हैं। आगे परीक्षा में पूछे गए कुछ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन इस टाइप से क्या आते हैं। देखना, जैसे 5 वंशों के बारे में हमने चर्चा की थी, तो 5 में से हमने लगभग इसमें 2 ही किए हैं। एक वीडियो हम अगली बनाएंगे जिस पर तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंशों की चर्चा की जाएगी। तो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन क्या क्या हैं देखना। पहले इसमें गुलाम वंश की स्थापना 2006 में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और राजधानी अपनी क्या बनी थी? लाहौर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट परीक्षा में पूछा गया है। आगे, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और किसने पूरा किया था इसको? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। तो ये है जी। आगे देखते हैं और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 2.5 दिन का झोपड़ा। आगे, लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका रजिया सुल्तान, ये दिल्ली सल्तनत ना होकर विश्व में सबसे पहली बनी थी। आगे, नालंदा को ध्वस्त किया था किसने? बख्तियार काकी ने। बख्तियार काकी ने उसे ध्वस्त कर दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय को, जो बिहार में था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चौगान खेलते हुए लाहौर में। कौन सा गेम था? चौगान, जो पोलो जैसा गेम होता है, जो घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। आगे, लाहौर से राजधानी दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? इल्तुतमिश ने, लाहौर से दिल्ली। आगे क्वेश्चन, भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित मस्जिद कौन सी थी? जमायत खाना मस्जिद। जमायत खाना मस्जिद किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, दिल्ली का वास्तविक सुल्तान बना था। आगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंका चलाने का पहला तुर्क कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एक मुद्रा चलाई थी, टंका और जीतल। इख्तेदारी प्रथा चलाने वाला शासक कौन था? इख्तेदारी, इल्तुतमिश, यानी कि भूमि का टुकड़ा। इख्ता का मतलब होता है भूमि, है ना, भूमि को ठेके पर दे दिया था या फिर जागीर के रूप में भूमि दिया करता था।
आगे, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन बना था? शमसुद्दीन क्यूमर्स, गुलाम वंश का अंतिम शासक। ओके, जो बलबन में। टोपी सींचकर जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ये इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था। आगे, लोहे और रक्त की नीति का पालन किसने किया था? बलबन ने। बलबन की नीति थी लोहे और रक्त की नीति। बलबन का ही कहना था कि जब भी मैं किसी निम्न या तुच्छ व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोधित हो उठती है, ऐसा मानना था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं, घोड़ा दागने की प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि वहां पर जिसका घोड़ा है वही सवार उस पर कार्य करेगा। आगे, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इस पर किताबें लिखी हैं। खिलजी का मूल नाम क्या था? अली। अली गुरसप नाम था, पहले अभी स्लाइड में बताया हमने आपको अभी। स्वयं को दिल्ली का खलीफा घोषित किसने किया था? मुबारक खिलजी ने, है ना, जो जलालुद्दीन या अलाउद्दीन खिलजी के बाद का शासक बना है, मुबारक खिलजी। आगे, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश का संस्थापक था। आगे देखते हैं, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने कराया था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण। आगे, ये तुगलक काल में आएगा, इसके भी हमने क्वेश्चन इसी में दिए हैं। पागल बादशाह और रक्त पिपासु बादशाह किसे कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। इसने किताब भी लिखी, किताबुल रहेला। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1336 में हरिहर बुक्का ने। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। आगे, सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। आगे क्वेश्चन है, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने, ये लोदी वंश में पढ़े जाएंगे। आगे देखते हैं, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हम्पी। हम्पी कर्नाटक में है विजयनगर। क्वेश्चन आता है कि हम्पी के अवशेषों पर यह बसा था। पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल सन 1526 को, पानीपत का युद्ध, जिसमें यहाँ पर फिर मुगल आए थे। दिल्ली सल्तनत की भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की थी। आगे, तेनालीराम दरबारी में थे किसके? ये कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने खुद एक किताब लिखी है अमुक्त मालदेय, ये अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। खैर, हमने इसी में क्वेश्चन लिखे हैं। विजयनगर अवस्थित है कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी पर, जो दक्षिण में है विजयनगर। आगे क्वेश्चन है, इटली यात्री निकोली कोंटी किस विजयनगर की यात्रा पर आया था? तब किसका यहाँ पर शासन था? देवराय प्रथम के शासनकाल में ये यात्रा पर आया था। तो ये कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी। तो देखना, जो हमने ये कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं आप इनको नोट कर लीजिए और इसमें इनको साथ साथ याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए जितना भी आप कर सकते हो। तो चूँकि इतिहास को या जो भी जनरल स्टडी के सब्जेक्ट्स रहते हैं उनको जितना याद करते हैं तो उतना ही वो अच्छे से हमारे फिर कॉन्फिडेंशियल लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। उनका रिवीजन कीजिए आप बार बार। तो जो समझ में ना आया आप वो कमेंट बॉक्स में आप हम ज़रूर बताइएगा, और जो हम वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चन भी डालते हैं यूट्यूब पर वो नोट कर लिया कीजिए, वो भी आए हुए क्वेश्चंस होते हैं सभी। खैर, तो खैर मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू।